ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, इस महाप्रलय पर, महातूफान पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है और हम आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर है हमारे पास की जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने नंबर जारी किए हैं जनता को कि हाँ ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आप फोन करके आपदा प्रबंधन के बारे में सूचना ले सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स ही नहीं लग रहे हैं, कोई स्विच ऑफ जा रहा है, कोई आउट ऑफ रीचेबल है, कोई कुछ है। तो क्या ये प्रशासन एक अहम भूमिका यहां पर निभा रहा रूपेश? नकुल, यदि देखा जाए तो ऐसे समय जबकि लोगों को सबसे ज्यादा भय है, प्रशासन का यह कर्तव्य होता है कि लोगों को विश्वास मिले, और लोगों को विश्वास तब जागेगा जबकि प्रशासन हर समय अलर्ट रहेगा, किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराएगा। लेकिन जो नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं यदि वो नंबर ही स्विच ऑफ बताएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों का अविश्वास बढ़ता चला जाएगा और इस समय ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। जी, हालांकि इस पर आपको बता दूं, मैं दर्शकों को भी बता दूंगा इस वक्त के इस खबर के बारे में पिछले एक हफ्ते से अपडेट मिल चुका था कि एक चक्रवाती तूफान आने वाला है, एक भयंकर सैलाब उठने वाला है कुछ दिनों बाद, और प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी थी, आपदा प्रबंधन विभाग को भी इसके बारे में जानकारी थी। तो आखिर ये नंबर आज और इस वक्त क्यों स्विच ऑफ जा रहे हैं? क्या से जनता इस आपदा से निपटेगी? मान लीजिए कोई किसी आपदा में फंसा हुआ है, वो चाहेगा आपदा प्रबंधन को फोन लगाए तो वो तो आपदा प्रबंधन को फोन ही लगाए, वो आपदा प्रबंधन बह जाएगा वो। जी, इस खबर पर हमसे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। जी विवेक तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहा हूं जी विवेक जी, बताएं जो ये आपदा प्रबंधन विभाग ने महाप्रलय के लिए आपदा के नंबर जो जारी किए हैं जनता के लिए, क्या ये काम कर रहे हैं? दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, ये सब सारे के सारे नंबर बंद है नकुल। आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से महातूफान की चेतावनी दी जा रही थी और सारे देश से अलर्ट जारी कर दिया गया, तो उस हिसाब से आपदा प्रबंधन को भी यहाँ पर अलर्ट रहना था। लेकिन जो नंबर दिए गए हेल्पलाइन के, यहाँ चौंकाने वाली बात है कि सभी के सभी नंबर बता रहे हैं, कहीं पर विधि बता रहे हैं या नंबर ही गलत है, इस तरह के नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। जनता एसएमबीसी साइट के ऑफिस में फोन कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हम यहाँ नंबर लगा रहे हैं, दिखते जा रही है यहाँ पर अपने पास जो दर्शक अपने को फोन करते, ऐसी समस्या सामने आई। जब हमने इनको फोन लगाने की बात की तो यहाँ सारे के सारे बंद आ रहे हैं या गलत बताए जा रहे हैं, कहीं विधि बताए जा रहे हैं। मतलब ऐसी संकट की घड़ी पर भी जहाँ पर पूरी तैयारी। विवेक, एक सवाल जानना चाहूंगा यहां पर कि एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जबकि इसके बारे में पूरे प्रशासन को जानकारी थी, हमारी केंद्र सरकार को जानकारी थी, आपदा प्रबंधन विभाग को जानकारी थी, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन द्वारा, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। जी विवेक। बिल्कुल नकुल, बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर ये राष्ट्रीय संकट की अगर बात की जाती है, राष्ट्रीय संकट के बारे में बात किया जाता है और तैयारियों की बात की जाए तो ना काफी है यहाँ पर। अगर तैयारी की बात में कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर हेल्पलाइन नंबर ही यहाँ पर चालू नहीं रहेंगे, हेल्पलाइन नंबर बंद रहेंगे, तो आखिर संकट के समय पे फोन कहाँ किया जाएगा? क्योंकि आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम अलर्ट हैं, लेकिन ऐसा अलर्ट क्या है? आप किस तरह से यहाँ पर? जी विवेक, जो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है, शर्म है, आनी चाहिए केंद्र सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग को इस पर कि उन्होंने इस तरीके से नंबर चलाए हुए हैं और नंबर जनता तक नहीं पहुंच रहे। जनता अगर संपर्क करना चाहती है तो नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, इस बड़ी खबर पर महा कवरेज हमारी जारी है, हम पल पल आपको इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं इस चक्रवात के बारे में। अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी आपदा से जूझ रहे हैं, तो हम अभी थोड़ी देर में अपने स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करने वाले हैं। आपको कोई भी समस्या हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जी रूपेश, एक बड़ा ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, कि यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग निराश हैं कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई एक तरीके से। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए नकुल, ऐसा है कि ये कोई पहली बार नहीं है। जी जी, जब हमने उत्तराखंड में देखा, जी जी, उत्तराखंड की यदि बात की जाए जी, तो हमारे पास एक पूरी टीम है मौसम विभाग अनुमान की, उसका काम ही यही है। जी जी, और जबकि ग्लेशियर पिघल रहे थे उसकी जानकारी नहीं थी। ग्लेशियर पिघले और पानी का एक सैलाब हजारों हजार लोगों की जान निगलता हुआ आगे निकल गया और प्रशासन बेसुध बैठा रहा। अरबों खरबों का नुकसान हुआ संपत्ति का, लेकिन वहां भी केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं रहा। अब जबकि सबको जानकारी है, लगभग एक वैसा ही खतरा मंडरा रहा है कि जल सैलाब लगातार बढ़ रहा है हमारी सीमाओं की तरफ, हमारी जमीन की ओर, लेकिन यहां पर किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं है। हां, यह जरूर किया गया है कि लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है। जी बिल्कुल, लोगों को तो हटा दिया गया, बट जो लोग हटा दिए गए हैं वो तो बच जाएंगे,
मगर जो लोग बाई चांस आप मान लीजिए कि कहीं और प्रलय आ जाती है, वो चाहते हैं कि हाँ टीवी स्क्रीन पे कोई नंबर चल रहा है। नकुल यहां भी है ना कि यदि जो लोगों को हटाया गया है तो वो केवल अपने साथ क्या लेकर गए होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और उन 6 लाख लोगों के लिए इस समय क्या सुविधाएं मौजूद हैं, उनके रहने की क्या इसमें भी एक बड़ा सवाल उठता है, उनके खाने की क्या व्यवस्था, उनके लिए स्वच्छ जल की क्या व्यवस्था है, क्योंकि यदि उन्हें हटा लेना बस पर्याप्त तो नहीं है, उनकी पूरी वो सारी जरूरतें पूरी करना यहां पर एक जिम्मेदारी है सरकार की। जी हां, आपदा प्रबंधन विभाग की एक बड़ी लापरवाही, केंद्र सरकार की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, इस महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारें मुस्तैद हैं। जी हां, इसका असर जो है लगभग आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तटीय इलाके, छत्तीसगढ़ हो गए, यहां पर भी पूरी तरीके से पड़ने की आशंका है। तो लगभग लगा लीजिए आप 3 से लेकर 4 राज्य बुरी तरीके से इससे प्रभावित होंगे। और यहां पर एक बड़ी लापरवाही, क्या कहा जाए इस बारे में? केवल 3 से 4 राज्यों की बात नहीं है, यदि देखा जाए तो 5 राज्य करीब करीब इसके मुहाने पर खड़े हैं, बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। और इस समय जरूरत इस बात की है कि हम उससे निपटे। जी ये नहीं कि हम सरेंडर कर दें, जी, क्योंकि साइक्लोन से निपटने की जरूरत है। यदि आपने सरेंडर कर दिया तो निश्चित तौर पर बर्बादी कई गुना बढ़ सकती है। जी हां, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार ये कवरेज जारी है, हमारा शो लगातार जारी है। और हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी ही देर में हम हेल्पलाइन नंबर चलाएंगे। आपको कोई भी समस्या हो, आप घबराएं नहीं, हमें फोन करें। इस आपदा से निपटने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रायपुर से। जी योगेश मिश्रा जी, बताएं क्या स्थिति बनी हुई वहां पर छत्तीसगढ़ के भी पूरे तरीके से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए नकुल, मैं आपको बता दूं, जब से फेलिन तूफान के आने की बात शुरू हुई थी उसके बाद से फिलहाल जो सुबह से लोग थे, हालांकि आज अष्टमी पूजा भी है, पूजा में लगातार लोग व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये दहशत का माहौल बना हुआ है कि फेलिन तूफान का असर कहीं उन पर ना पड़े, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो उड़ीसा से लगा हुआ इलाका माना जाता है और तटीय इलाका है कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियों का दावा जरूर अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं दहशत जो है लोगों के मन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ असर देखा जा रहा है योगेश इसका? देखिए फिलहाल की बात करें तो फिलहाल ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो सरायपाली इलाका है जो उड़ीसा से लगा हुआ मूलतः इलाका है, वहाँ पे हमारी अभी बात हुई है तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हालांकि वहाँ पे थोड़ी तेज हवाएं चल रही है। तो कुल मिला के हम ये जरूर कह सकते हैं कि फिलहाल जो फेलिन तूफान का असर है वो देखना शुरू हो चुका है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक लगातार दावा कर रहे थे कि शाम 6 बजे के बाद से तूफान का कहर जो है बरसेगा और हो सके तो 6 घंटे के बाद यानी कि तकरीबन 11 से 12 बजे रात के दौरान हो सके छत्तीसगढ़ में बेतहाशा बारिश हो सकती है। मतलब इसका जो खतरा है ये रात भर रहना है और ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा कब तक का है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 घंटे का या फिर पूरे दिन का या फिर 1 महीने का, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मौसम वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि 6 बजे लगभग ऐसा समय रहेगा जब इस तूफान का असर देखने की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद से अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि लेट नाइट तक हो सकता है लगातार बारिश हो, मूसलाधार बारिश छत्तीसगढ़ में हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल सकती है। यदि देखा जाए योगेश तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है वो बहुत ही जटिल भूगोल है। वन की अधिकता है और विरला यहां पर जीवन है। क्या आपको लगता है कि यदि मान लीजिए यहां पर तूफान आता है तो बचाव कार्य में खासी मुश्किलें आ सकती हैं? बिल्कुल रुपेश, देखिए मैं आपको बता दूं, जब से इस तूफान के आने की आशंका जताई जा रही थी उसके बाद से जो गंगरेल इलाका है, जो सबसे बड़ा बांध एक तरह से बहुत बड़े बांध में शुमार किया जा रहा है धमतरी का गंगरेल इलाका, वहां से पानी को छोड़ दिया गया है। और जो आसपास के तटीय इलाके थे, जो नदी से लगे हुए गाँव थे, उस गाँव में लगातार अलर्ट कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जाके कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो अधिकारी है मौसम विभाग के या फिर वैज्ञानिक जो है, योगेश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे क्योंकि हमारी इस महाखबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि इस महाप्रलय पर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी समस्या, हम थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो आप हमसे बात करें। जी रूपेश, एक बड़ी यहां पर महाप्रलय आने की आशंका है और जताई जा रही है। तूफान आ चुका है, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और तमाम यदि देखा जाए तो जल दैत्य पूरे प्रवाह से आ रहा है। अब जरूरत है उस शक्ति की, उस हमारे मन की शक्ति की कि हम इससे कैसे निपटते हैं। और नवरात्र का यह मौका है, ऐसे में हम सभी मां की आराधना भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी शक्ति होगी हमारी आत्मशक्ति कि हम सब मिलकर इस साइक्लोन को किस तरह से पछाड़ दें। जी रूपेश, अब हम दर्शकों हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, मगर इस बड़ी खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ। नमस्कार।